जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? जंग की जो सूरत है वो आपके सामने रखते जाएंगे। अब एक और लहर जो है वो ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन्स की लॉन्च कर दी गई है। तल अबीब के अंदर रात के वक्त बहुत ज़्यादा तबाही आई और ऐसी ऐसी फुटेजेस आई कि जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं आपको बता सकते। इतना ज़्यादा तबाहकुन किस्म की सूरत हाल है वहाँ पे। इसके साथ साथ ईरान ने कल रात दुबई के ऊपर दोबारा हमला किया। वहाँ पे पहले एक क्लाउड के ऊपर हमला किया गया था और इसके बाद एक और कंपनी है जिसका डाटा सेंटर उड़ा दिया गया है। और ईरान मुसलसल दुबई के अंदर जो अमेरिकन कंपनीज हैं उसको बड़ा टफ टाइम देता चला जा रहा है। ये कहाँ तक जाएगा मामला, आगे चल के आपको बताएंगे। और ये जो गवर्नमेंट ने कल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, गवर्नमेंट के गले पड़ गया। और मरियम औरंगजेब साहबा की पुरानी जो एक वीडियो थी जब इमरान खान साहब ने सिर्फ 7 रुपये कीमत बढ़ाई थी, तो उस वक्त जो कुछ मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा था वो इनके गले पड़ा हुआ है। तो बस आज के हुक्मरान कल के अपोजिशन लीडर होते हैं, कल की अपोजिशन जो होती है आज की हुकूमत होती है, और पता नहीं क्या क्या इनके साथ होता है। और इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। बहरहाल आगे चल के पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ अब्बास आरागची साहब की 2 ट्वीट्स आई हैं और 2 जवाब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिए, जिसको कहते हैं दंतान शिकन जवाब, दांत तोड़ देने वाले जवाब, वो भी हैं। आगे चल के इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर वस्ती इसराइल के ऊपर जो मिसाइल गिरा है उसकी फुटेज भी आई है, उसकी वीडियो आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इराक के ऊपर हमला हुआ, यमन से भी हमला किया गया है, और ये भी पूरी डिटेल आपको इस वीलाग में दी जाएगी। और साथ ही आपके सवाल हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार हमें कह रहे हैं कि हमारा नाम तो ले लें, तो फ़र्क साहब इस मरतबा उनके नाम भी लेंगे और कुछ सवाल भी हैं जो फ़र्क साहब आपके सामने रखेंगे। और ये जो जवाब हैं ये इस वीलॉग के आखिर में आपके सामने रखे जाएंगे, लिहाजा आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया और साथ ही हम उसे अपनी वेबसाइट javesc.com के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। अब आप हमारे कॉलम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और साथ ही हमारा फेसबुक पेज उसको ज्वाइन करें, हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका हिस्सा बने, और हमारा जो ट्विटर अकाउंट है उसको ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अच्छा चौधरी साहब, मैंने ख्याल कुछ नाम हम पहले ले देते हैं। नाम बहुत सारे, अच्छा, बहुत लोगों ने कहा, अच्छा, बहुत लोगों ने कहा। पहले कुछ एक दो नाम ले लेते हैं, उसके बाद आप टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा, क्वेश्चंस हम एंड पे रख लेते हैं। ठीक। ठीक है। अब इसमें एक मोहम्मद अजहर साहब हैं, इन्होंने स्पेशली कहा था जी कि मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ, नाम दीजिएगा, नाम दे रहे हैं। उसके बाद जी सद्दाम हुसैन साहब हैं, नाम बड़ा ख़तरनाक है लेकिन उन्होंने भी कहा है कि आप मेरा लाजमी नाम लीजिएगा, मैं रेगुलर व्यूअर। हाजिर जी, बिल्कुल, जो जो हमें देखता है आप जो कहेंगे हम आप ही के लिए ये प्रोग्राम करते हैं जी। हाजिर हैं जी, बिल्कुल। और उसके बाद जी अगला नाम जो है वो होगा जी जुबैदा जुल्फ़िकार, खातून हैं। उन्होंने स्पेशली कहा था जी कि आप भाई ख़वातीन का नाम, मैंने कहा जी हाजिर, बिल्कुल। कमेंट आया, हमने फ़ौरन उनका नाम रख लिया। उसके बाद जी एक नाम है जी, ये है तलहा सोनू साहब, उन्होंने कहा उनका नाम भी है। फिर डॉक्टर आरिफ उस्मान ताहिर मलिक साहब, उन्होंने स्पेशली कहा था, उनका नाम भी हम ले रहे हैं। और उसके बाद जी इमाद शाह साहब पेशावर से, इन्होंने बहुत सारे कमेंट किए और उन्होंने कहा कि हमारा नाम लीजिएगा, तो लीजिए शाह साहब, आपका नाम भी ले लिया, इमाद शाह। और उसके अलावा एक हैं ज़ियाउल कासिम, उन्होंने कहा जी मेरा नाम लेना। तो ये नाम मैंने ले ली हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं वो हम एंड पे प्लेस करें। अब वैसे ना हम कोशिश करते हैं यार आने वाले दिनों में ना ये जो हमारे मुस्तकिल व्यूअर्स हैं ना उनको यहाँ बुला के ना उनके साथ ही व्लॉग किया करें, ताकि ये है कि उनका ज़रा चेहरा शनासी भी हो लोगों को। और बड़ा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल करते हैं यार, वाकई बड़े वाइब्रेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं। बल्कि कल मेरा एक दोस्त आया था, वो कहता था यार मैंने बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है 2014 में, जब आप बात करते थे इतने लोग तुम्हें गालियाँ देते थे। मैंने कहा वो बस ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में लोग ये समझते हैं कि शायद हम बिक गए हैं, शायद हमने अपनी पार्टी बदल ली है, शायद हमारा दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर लोग कहते थे, मैं चुप रहता था, अपना काम करता रहा, और वक्त ने साबित किया है कि हमारी बात गलत नहीं थी। जैसे इमरान खान के बारे में कहा था कि यार ये आएगा तबाह कर देगा सारे मुल्क, और ये गलत हो रहा है, और इसका नतीजा जो है ना बड़ा खौफनाक होगा। तो शुरू में बड़ा लोगों ने अपोज किया कि देखो ये पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ रही है और तुम तब्दीली के खिलाफ हो। फिर लोगों ने तब्दीली का मज़ा चखा। चौधरी साहब, आज एक और मैंने उसके बाद सवाल रखा हुआ तब्दीली के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। इनके एक तो फॉलोअर है, फॉलोअर पे किसे एतराज़ होना है, सब हर पार्टी का फॉलोअर होता है, लेकिन जिस लेवल पे बाज़ लोग चले जाते हैं ना और हमारी कुछ ऐसी शख्सियात के साथ जाके मिला देते हैं जो हम नहीं मिला सकते और ना ही वो सोच सकते हैं। तो एक सवाल है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। तो वो जो है ना वक्त के ने साबित किया है, तो इसका
ये एक एग्जांपल ये भी है कि आप अगर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप चुप करके करते चले जाएं, वक्त साबित करेगा कि आप गलत हैं या आप ठीक हैं। तो मैं देखता हूँ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे पुराने मिनिस्टर्स हैं, मैंने उनका तकब्बुर भी देखा हुआ है यार, इतना ज़्यादा गरूर यकीन करें किसी पॉलिटिकल पार्टी में मैंने देखा था कि, और आज जब मैं उनको देखता हूँ तो कानों को हाथ लगाते हैं और अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, मदद करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि इंसान के तकब्बर का ये नतीजा निकलता है। आज जो बिल्कुल उजड़े हुए चेहरे और बुरे हालत और एक अदालत से दूसरी अदालत, और वही इस्टेब्लिशमेंट जिसके कंधे पे ये बैठे हुए थे, अब वो इस्टेब्लिशमेंट जो उसने 400 किलोमीटर दूर रखा हुआ है इनको, और ये बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से थोड़ा सा दरवाज़ा खुले, अंदर से हवा ही आ जाए, लेकिन नहीं मौका मिल रहा। अच्छा, ये सारा एक बात पहले भी पूछी थी, ज़रा इसी हवाले से दोबारा मुझे एक बता दें, स्टैब्लिशमेंट से जो दूरी है वो इनकी मजबूरी है, ठीक है, या इनकी ख्वाहिश है? नहीं, इनकी मजबूरी है, वे तो बहुत करीब आना चाहते हैं, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अच्छा, और वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती इस वक्त। कोई सर्कस, कोई तमाशा जो है ना, कोई वेंचर पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे कोई भी गलती हमने की ना, तो बिल्कुल फिर इस मुल्क को कंट्रोल करना नज़रिया कुछ नहीं है इनका, ये जो हकीकी आज़ादी ये क्या है फिर? मेरा ख्याल है नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे सारी बाकी पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MKM है, तो इसी तरह एक टाइप की है पॉलिटिकल पार्टी। नजरियाती मामला कोई नहीं है। नजरिया पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज उनका नजरिया कोई नहीं होता, पहले तो ये दिन में इक़्तिदार में आना होता है, और उसके बाद वही हरकत कर रहे होते हैं जो पिछली गवर्नमेंट कर रही होती है। जैसे कि मरियम औरंगज़ेब साहबा की इस वक्त एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, वो ये था कि इमरान खान साहब के दौर में 7 रुपये जो उन्होंने बढ़ाए थे पेट्रोल के, तो उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात की, और उन्होंने कहा तुम्हारा दिल नहीं दहला, तुम्हें शर्म नहीं आई। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है उन्हें ढंडूरा पिटा हुआ है कि आपने जो बढ़ाए हैं पैसे वो इतने ज़्यादा हैं जो आज तक हो नहीं सका पाकिस्तान की हिस्ट्री में। 137 रुपये एक दिन में और 185 रुपये एक दिन में, और पेट्रोल की कीमत जो है ना 458 हो गई, आप समझे 458, 458 रुपये 40 पैसे, 40 पैसे, और 520 रुपये 35 पैसे, और साथ ही इन्होंने मट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ा दी है। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा दिल नहीं दहला, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो मरियम औरंगज़ेब साहबा को जवाब तो देना चाहिए, लेकिन ये वही जवाब होगा इनका जो इमरान खान साहब की पार्टी अपने दौर में देती थी। यहाँ सिर्फ फेस बदलते हैं, बयानात वही होते हैं, क्योंकि पीछे जो बयान लिखने वाले लोग होते हैं वो वही होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट होते हैं। चल अगर रहा होता है। ऑपोजिशन लॉजिकल कर ली जाए तो हुकूमत करना कल को आसान नहीं हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे ये है कि कौन ज़्यादा झूठ बोल सकता है, कौन ज़्यादा नफ़रत का इजहार कर सकता है, कौन बड़ा बड़ा मुंह करके ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवाज़ ऊंची करके दूसरे आदमी के पर्चे उड़ा सकता है। बात सिर्फ इतनी होती है। आप यकीन करें कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है ना, कल जब गवर्नमेंट होगी तो ये वाली गवर्नमेंट अपोजिशन में बैठी होगी, ये वो कह रही होगी। ऐसा लगता है एक ही बयान होता है, सिर्फ ये ना वक्त होता है, कुछ 2 साल ये बोल रहे हैं इन्होंने, 2 साल फिर दूसरे ने बोलना है, फिर 2 साल बाद इन्होंने वही बात करनी है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। तो बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि जो मरियम औरंगज़ेब साहबा उस ज़माने में कह रही थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कह रही है, और ये दुरुस्त कह रही है। आम आदमी के लिए वाकई से बर्दाश्त करना नियर टू इम्पॉसिबल है, और इसकी वजह यह है कि हमने कभी प्लानिंग की ही नहीं। और इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि हम पेट्रोल जो है, तेल जो है दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करके हमने आज तक नहीं सोचा कि इसका कोई सोल्यूशन भी निकालना है। देखिए पाकिस्तान के अंदर कितने ज़्यादा गाड़ियों के कारखाने हैं, मुसलसल गाड़ियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि पेट्रोल कहाँ से आएगा। भाई अगर आप एक गाड़ी को सस्ता कर रहे हैं, सस्ता करें, आम आदमी को फैसिलिटी उसकी मिलनी चाहिए, लेकिन अल्टरनेट भी तो सोचे ना आप। मसलन आप क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर अलाउ करते हैं तमाम जो कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर आई हुई हैं, जो पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की कंपनियां गाड़ियां बना रहे हैं, उनसे कहें कि जी आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएं। अब यहाँ पे एक और मसला भी है, अब अगर ये फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट कहेगी ना इलेक्ट्रिक कार्स पे शिफ्ट कर दें पूरे मुल्क को, वो पता चलेगा एक ही दिन में सारा पीछे से फीडर उड़ गया, क्योंकि उसकी वजह ये को पीछे जो बिजली है उसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। जो पाकिस्तान में आपको पता है जो बिजली का सबसे बड़ा क्राइसिस है, उसकी वजह क्या है? इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह क्या है? कोई आइडिया नहीं, बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं, कोई बड़ा एक बता दीजिए क्या? तीन बड़ी रीजन है। जो सबसे बड़ी रीजन है ना, सबसे बड़ी रीजन वो मोबाइल फोन के चार्जर है। अच्छा, हाँ, 25 करोड़ लोग हैं, 18 करोड़ मोबाइल है, ठीक है, और मोबाइल फोन के जो चार्जर है, अब 18 करोड़ लोग जो है फोन चार्ज कर रहे हैं। अगर आप आधा यूनिट भी लगा लें उसके बिजली का, चले आधा यूनिट लगा लेते हैं एक बिजली का ना, पूरे दिन के अंदर एक बंदा कंज्यूम कर रहा है, तो 9 करोड़ यूनिट ये होगा।
हैं? और जब ये मोबाइल फ़ोन अलाउ किए जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त सोचा ही नहीं था कि पीछे सिस्टम का क्या सारे बना है। बिजली के पैसे भी तो दूसरा लेते हैं ना। दूसरा जितने चार्जर होते हैं ना आप देखें वो सॉकेट के अंदर लगे रहते हैं, जब वो बिजली कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जा रहे होते हैं। हमने आदत नहीं लोगों को डाली कि आपने इसको स्विच खींचना है इसका, वैसे इसको वैसे close होता करना नहीं है, कि अगर बंद करना मोबाइल डिसअटैच हो जाए वहाँ से ख़त्म कर दें तो है। क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो उसको जो चार्जर है ना आगे अगर हो भी नहीं रहा तो अंदर प्रोसेस हो रही है बिजली वो उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है उसके जो कोयल है ना कोयल उसकी जो कोयल होती है वो तो कर रही है उसको प्रोसेस। आप जरा कभी चेक कर लीजिएगा, आपने ऐसा करना है कि पूरे घर के अंदर जितने चार्जर है ना वो सारे लगाने हैं, जाके मीटर चेक करना, अच्छा। उसके बाद सारे निकालने, फिर मीटर चेक करना, फर्क आपको पता चल जाए। फिर एक वक्त था जो शौकत अजीज़ साहब का दौर था, उन्होंने एयर कंडीशन बहुत सस्ते कर दिए। अब पाकिस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है जिसके हर कमरे के अंदर एयर कंडीशन ना हो। ठीक है। तो अचानक आपने सोचे नहीं कभी कि इतने ज़्यादा एयर कंडीशंस होंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे 2 करोड़ घर है, तो 2 करोड़ घरों के अंदर अगर 4-4 कमरे लगा लें और 4-4 एसी अगर उन कमरों के अंदर है, तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि उसको मल्टीप्लाई करके देख लें आप। तो कभी सोचे नहीं थे इन्होंने कि जनाब ये अगर इतने एसी लगेंगे तो बिजली कहाँ से आएगी, है ना। और एक तीसरा जो फैक्टर है ना वो सारे मोबाइल सॉरी लैपटॉप और जो बाकी कंप्यूटर्स है। जब हमारे पास कंप्यूटर्स आए तो हर दफ्तर के अंदर कंप्यूटर है, हर जगह पे लैपटॉप है, आखिर इसको एनर्जी चाहिए ना ये, तो ये कहाँ से आ रही। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से सारा पाकिस्तान के अंदर फसाद फैला हुआ है। अब ये पीछे से अगर बिजली पैदा कर लेते हैं तो आगे कंजप्शन नहीं होती, और जब कंजप्शन होती है तो पीछे से बिजली नहीं होती। ये क्राइसिस है। दूसरा ये है कि फर्नेस ऑयल के ऊपर और गैस के ऊपर बिजली बना रहे हैं, ना फर्नेस ऑयल हमारा अपना है ना गैस हमारी अपनी है, तो बाहर से वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। जो ही बाहर क्राइसिस पैदा होता है तो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पैदा हो जाता है। तो एक लॉन्ग टर्म आपको ये चाहिए थी ना कि आप एक प्लान करते, तो प्लान तो आपने किया नहीं, लिहाजा मसला है। यही वजह है कि हर गवर्नमेंट जो है ना दूसरे के ऊपर डाल के आगे बढ़ जाती है। तो बहरहाल मरियम औरंगज़ेब साहबा को सोचना चाहिए कि क्यों उन्होंने इस टाइप की बातें की कि आज उनको फेस करनी पड़ रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज कह रही है कल इसको फेस करनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कह रही है इसको भी कल फेस करना पड़ेगा। यही पाकिस्तान का अलमिया है। आपके दोस्त इमरान रियाज साहब कहते हैं कि उस वक्त कहते थे कि जो भी फौज के खिलाफ बात करता है ये किसी का एजेंट होता है, वो गद्दार होता है, और आज सब कुछ वो खुद कर रहे हैं। ठीक है, या वो तब गलत थे या अब गलत हैं, ये पीटीआई वाले खुद फैसला कर लें। इमरान रियाज दोनों टाइम पे ठीक था। अच्छा सर, अब्बास अराक्ची साहब के 2 ट्वीट्स हैं। एक तो उसने कहा है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक जो है ये अटैक ज़्यादती है, जुल्म है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें दबाया जा रहा है, हमें पुलों के ऊपर हमला करके हमें दबाया जा रहा है, हम बिल्कुल नहीं दबेंगे, और ये हमें दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं लगेंगे। और इखलाकी तौर पे जो अमेरिका है वो शिकस्त खा गया और अमली तौर पे भी शिकस्त खा गया, और ये उसकी शिकस्त और इखलाकी गिरावट की निशानी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी तमाम पुल और तमाम इमारतें जो है हम दोबारा बनाएंगे और पहले से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, और अमेरिका के पास कोई बयानिया नहीं है जिसे वो दुनिया के सामने पेश कर सके। दूसरी ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमने कामे कहा है कि हम ना आपको पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे हैं, जबकि मौजूदा और पत्थर के ज़माने में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर ना तेल था ना गैस था, तो अब गैस भी है और तेल भी है, तो लिहाजा मसला कोई नहीं, हम दोबारा जो है उस पत्थर के दौर से निकल आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक टूल है जिसके ज़रिए हम अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं, पत्थर से निकल सकते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि जिस आवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया है वो इस वक्त सोच रहे होंगे कि काश हम घड़ी को रिवर्स कर सकते, और वहाँ से जाके जहाँ डोनाल्ड ट्रंप को हम इलेक्ट कर रहे थे वहाँ से हम वक्त को पीछे पलट सकते। लेकिन वक्त तो गया हुआ वक्त होता है, ये तीर है निकल गया, इसको अब नहीं पकड़ा जा सकता। अब अमेरिका भुगतेगा इसको, और बड़ी दूर तक और बड़ी देर तक भुगतेगा इसको। इसके साथ साथ जनाब वस्ती इसराइल के अंदर मिसाइल गिरने की वीडियो आई है, और बड़ी खौफनाक वीडियो है। ऐसी आग लगी हुई है, वहाँ पे धुआं निकल रहा है और तबाही बर्बादी है। जहाँ पे भी मिसाइल गिरता है ना यार, इंतहा दर्जे की तबाही और बर्बादी आती है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार ये इस्लामाबाद है ना, अब इस्लामाबाद बना था 1960 में, अब 40 साल वो हो गए और 25 साल ये हो गए। 65 साल में जाके ये ब्लू एरिया जो है ना उसके अंदर को 10, 15, 20 ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं। इसको 65 साल का इसके पीछे जो है टाइम लगा है, और उसके अंदर जो लोग हैं उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, और ऑल ऑफ सडन एक वेव आए और सारी बिल्डिंग्स जो है ना उसको बमों से उड़ा दिया जाए, तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो 65 साल की ग्रोथ थी वो आधे घंटे में ख़त्म हो गई। तो बड़ी ट्रेजिडी होती है। इसी तरह डैम बनते हैं बड़ी मुश्किल से, डैम को उड़ा दे कोई, पुल कितनी मुश्किल से बनते हैं, पुलों को उड़ा दे। ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेके यहाँ पे
जो इशारा दस्तूर है कितनी मुश्किल से बनी, कितने साल उसको लग गए, इसको कोई ब्रेक कर दे, तोड़ दे, या हमारे पुलों को तोड़ दे इस्लामाबाद को, कितना अफसोसनाक सूरत हाल होगी। इसी तरह 3 नस्लों ने मिलकर घर बनाया होता है, उस घर के ऊपर जो है ना एक ड्रोन गिरे और उसके बाद वो घर तबाह हो जाए, या आपके जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाए, आपकी फैक्ट्री ख़त्म हो जाए, तो कितनी अफसोसनाक अच्छा सूरत चौधरी है। साहब, वहाँ जंग में पे ये लोग काउंट ही नहीं करते ये चीज़ें। ईरान के अंदर 3,30,000 घर गिर चुके हैं अब तक। 3,30,000 अल जजीरा की रिपोर्ट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या सूरत हाल होगी लोगों। सेम इसी तरह तल अबीब के अंदर वहाँ पे भी देखें ना जी, वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है और आम आदमी जो है ना उसकी प्रॉपर्टी जा रही है, उसकी गाड़ियाँ जा रही है, उसके फ्लैट जा रहे हैं। उस बंदे बेचारे का क्या कसूर है? उसने नेतन्याहू को कहा था कि तू जंग छेड़ दे। तो ये जो है ना आम आदमी मारा जाता है। तो बाहर निकल के रोके ना अपने वजीर आजम को, हमले तो वही कर रहा है। तो बाहर निकलेंगे तो रोकेंगे ना। इस हालात में कौन बाहर निकलेगा, जान से भी जाएगा बेचारा। तो ये सूरत हाल है बड़ी वैसे खौफनाक। इसके साथ साथ जनाब इराक के ऊपर 2 ड्रोन हमले हुए हैं, बगदाद एयरपोर्ट के वो करीब हुए हैं, वहाँ पे अमरीकी बेस है उसके ऊपर अटैक हुआ है, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है लेकिन तबाही बहुत आई है। और बगदाद के ऊपर और इराक के ऊपर कल से वार्निंग थी, इस वार्निंग का ये नतीजा निकल रहा है कि वहाँ से अमरीकी भाग रहे हैं और लेकिन अटैक जो मुसलसल जारी है। यमन से जनाब इसराइल के ऊपर हमला हुआ है कल रात, और उसके अंदर 3 बड़े शहरों को निशाना बनाया कि तल अबीब को बनाया गया, फिर यरूशलेम को बनाया गया, फिर डेड सी के आगे पीछे जो इनकी इंस्टॉलेशन और फैक्ट्रियाँ हैं, डेड सी के ऊपर बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। ये अच्छा। को उर्दन के अंदर भी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं और साथ साथ जो है ना इसराइल के अंदर भी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। उसकी वजह ये है कि डेड सी जो है ना उसके अंदर नमकियात ज़्यादा है और लिहाजा वहाँ से केमिकल निकले और केमिकल फैक्ट्रीज है वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ पे जब भी हमला होता है तो बड़ा नुकसान होता है। उर्दन के अंदर भी हो गई, और पूरी एक पट्टी है डेड सी के ऊपर, देखना आप साथ साथ जाते जाते हैं अचानक आगे से इसराइल स्टार्ट हो जाता है। इस साइड पे सारी जॉर्डन की फैक्ट्री है, उस साइड पे इसराइली फैक्ट्री है, क्योंकि वो डेड सी के ऊपर केमिकल्स की है। तो वो उसके ऊपर भी हमला हुआ है। 4 जो मिसाइल हैं वो गिराए गए हैं जी, और ये चौथा हमला है उसके ऊपर, और वहाँ पे बड़ी सूरत हाल जो ख़राब है। इसके साथ साथ कल ईरान ने ओरेकल डाटा का डाटाबेस जो है दुबई के अंदर वो उड़ा दिया है, और उससे पहले क्लाउड के ऊपर हमला किया था, उसका डाटा उड़ा दिया गया। सब कुछ डाटा की गेम है। अगर ये डाटा उड़ना शुरू हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी आईटी की फर्मों को। और साथ साथ ईरान ये कही जा रहा है तमाम कंपनियों को कि जनाब आप डोनाल्ड ट्रंप को रोकें, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह ना करे वरना हम आपको तबाह करेंगे, और इसमें हमें पता है आपका कसूर कोई नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट आपका यही कर रहा है, कोई हमारे लोगों का भी कोई कसूर नहीं, तो उसको रोके वरना ये तबाह हो रही हैं। और जो लिस्ट उसने जारी की हुई ईरान ने, उसके ऊपर वो हमला करता चला जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चौधरी साहब, टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं तो सवालों पे आ जाए फिर हम। हाँ हाँ। अच्छा चौधरी साहब, पहला सवाल है हमारे पास, ये है जी दानी गुमन साहब। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा होता है, शुक्रिया जी। पहले तो प्लीज़ जंग को छोड़ो और साथ साथ महंगाई पर बात करें प्लीज़। मेरा सवाल ज़रूर शामिल करना। बिल्कुल जी, कर रहे हैं। क्या मरियम नवाज़ जंग लड़ रही हैं? महंगाई का तूफ़ान आ गया है, 20 का नान 30 का हो गया है। अब वो बेसिकली उन्होंने एक देखिए बात यह है कि मैं प्रैक्टिकल बात आपसे करूंगा। दुनिया के अंदर आज तक महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी। हर नया साल जो है पिछले साल से महंगा होता है। कोई एक चीज़ आप उठा लें जो अगले साल सस्ती हुई हो, कोई एक ज़िंदगी के अंदर, और ज़रूरियात ज़िंदगी तो कभी भी सस्ती नहीं ये हर मुल्क में, ये हर मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर है। ठीक है। अब अगर आप ये इंतज़ार करते रहेंगे कि महंगाई कम होगी और आप सुख का सांस ले सकेंगे तो ये फिर ख्वाब ही है, फिर ये मुमकिन नहीं है। आप महंगाई कम करने के ऊपर तवज्जो ना दें, अपनी आमदनी बढ़ाने पे तवज्जो दें। ठीक है। मसला महंगाई है ही नहीं दुनिया के अंदर, मसला अफोर्डेबिलिटी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बोइंग या जेट जहाज़ भी खरीद लेंगे, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो साइकिल की कीमत आधी भी हो जाएगी तब भी आप नहीं खरीद सकेंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अपनी अफोर्डेबिलिटी जो है ना उसके अंदर आप इजाफा करें। वैसे बड़ी मैं मज़े की बात बताता हूँ, महंगाई सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप बड़े इस चीज़ पे हैरान हो गए, महंगाई बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। किस तरह से? मैं इस तरह के आप फ़र्ज़ करें कि आज से 25 साल पहले जो था ना, ज़्यादा महंगाई नहीं तो आपके अकेले वाले साहब काम करते होते थे, पूरे घर का बोझ उनके ऊपर था। अब चीज़ें महंगी होगी, आप 4-5 भाई, सारा ख़ानदान आपका काम कर रहा होगा। तो महंगाई से सोसाइटी एक्टिव होती है। लोगों को पता चल जाता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे, सारे भूखे मरे जाएंगे। तो वो अपनी स्किल डेवलप करते हैं, और मैक्सिमम लोग अपने घर के जो होते हैं कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं, तो वो ब्लेसिंग होती है, उससे जाके ख़ानदान ट्रांसफॉर्म होता है। बिल्कुल। अब आज से 25, 30, 40 साल पहले लोग कहते हैं जी कि हर चीज़ यहाँ पे कोई भी नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि लोग कम काम करते थे, पूरे ख़ानदान का बोझ एक बंदा उठाता था, और उस वजह से तरक्की नहीं हो रही थी।
आधा किलो दूध लेते थे, चाय बना के पी जाते थे सारे, या एक रोटी पकती थी, एक सालन पकता था, उसी के अंदर गुजारा होता था सुबह से लेकर रात तक। अगर आप याद करें ना, जी जी। तो जब महंगाई बढ़ी तो लोगों ने ज़्यादा काम करना शुरू किया, उन्होंने अपनी स्किल डेवलप करनी शुरू की। यूरोप अगर आज फर्स्ट वर्ल्ड है तो इसलिए कि वो महंगा है, ठीक है, उस महंगाई को compete करने के लिए लोगों को काम करना पड़ता है। अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई लोगों वो काम वो वक्त ज़ाया नहीं करते फिर लोग, उनको बिल्कुल पता होता है कि मैं अगर 1 घंटा ज़ाया होगा तो मैं गुर्बत में चला जाऊंगा, फिर मैं लोन अदा नहीं कर सकूंगा। तो ये बड़ी ब्लेसिंग होती है महंगाई जो है ना, इससे सोसाइटी इवॉल्व होती है, तरक्की करती है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा वैसे जो है सब वैसे बात मैंने ठीक की है नहीं नहीं बिल्कुल ठीक किया आपने, लेकिन महंगाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उसकी रीज़न ये है कि मेरे भाई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, मुझे अभी भी अकेला ही काम करना पड़ रहा है, मैं इकलौता हूँ। आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है ना, हाँ जी, जितनी हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे जाएं। एफर्ट कर रहे हैं ना जी, एफर्ट करेंगे, एफर्ट कर रहे हैं। देखें हम जॉबलेस हो गए, एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हाँ बिल्कुल, ये तो बात है कि आपको एफर्ट तो खुद ही करनी है। काम करेंगे, उसी से गुजारा होगा। एक काम बंद होगा दोबारा और करेंगे, और बंद होगा और करेंगे। बिल्कुल सही। चले जी, अब अगला सवाल है जी मोहम्मद शाहिद साहब का। ये कहते हैं सर, पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान ने जंग बंदी के लिए सिर्फ इमरान खान की गारंटी मांगी है, और दूसरा ये कि अली खामनाई ने वसीयत की है कि इस वक्त सिर्फ इमरान खान उम्मत मुसलमा की को तबाही से बचा सकता है। क्या ऐसी कोई वसीयत सामने आई है? मोहम्मद सईद सत्ती, तहसील कहूटा, जिला रावलपिंडी। भाई अगर हुई तो हमें भी बता दीजिएगा। एआई से जनरेटेड हो सकती है सारा ये। आपको पता है कि वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था तो इन्होंने तस्वीरें बनाई थी एआई से कि कायदे तो मोहम्मद अली जनान जो है वो बेसिकली इमरान खान साहब के कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़े और कहते हैं कि एमी तेरे बगैर गुजारा नहीं है। आ रहा है सवाल, आगे आ रहा है। अब तुमने जो कुछ करना है कर रहे हैं। अब ये कमाल है वैसे आज के दौर का ना, ये इलामा इकबाल की शायरी से निकाल लेंगे कि उसने कहा था इमरान आएगा और उसको अताल्ला ईसा खेलवी गाएगा। तो यार ये ये लिखा हुआ वो इनके सारे दोस्त को पीटीआई के होंगे ना, पीटीआई के दोस्त है ना, ये कह रहे हैं। क्या चक्कर है यार, क्या क्या तौबा तौबा तौबा। चले सर अगला सवाल। एक ना हमारे एक बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बड़े बिजनेस बहुत ही कामयाब थे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा तौबा। एक मरतबा उन्होंने ना एक सूरत का हवाला दे के कहा कि ये देखे इसके अंदर मेरा नाम है, और मैंने कहा अल्लाह का वास्ता है। और उसके जो लोग थे बड़ा सीरियस होकर कह रहे थे कि हाँ जी नाम है, और मैंने पहले से देखा कि मजाक कर रहा है, फिर मुझे पता लगा ये सीरियस है। दिमाग खराब हो गया इसका। आरिफ अलवी साहब का बयान याद है आपको, अमेरिका वाला, अमेरिका में जो खड़े होकर खान साहब के मुतालिक क्या बोल दिया था, तो अल्फाज भी नहीं दोहरा सकते। ये पागलपन होता है। अच्छा, अमजद इकबाल साहब का सवाल है, जो साहब आपकी फरमाइश पे सवाल, आपने वो टॉपिक किया, मैंने ये सवाल बाद में करा था, मैं अभी कर रहा हूँ। तो इनका फर्रुखाबाद साहब, आपको इमरान खान ने क्या नुकसान पहुंचाया है? यार कुछ नहीं पहुंचाया, ये बात भाई हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू देते ये हैं, ठीक है? मेरा भी ये व्यू है वैसे कि आप लोग टू मच है यार। अब मैं अगली बात करूंगा, अभी नुकसान आप पहुंचाएंगे उसके अच्छा बाद। चले यार। अच्छा, याद रखना इमरान खान अहद हाजिर का कायदे आजम है। कायदे नया पाकिस्तान बनाया था, नया एक नया मुल्क बनाया था। अब जवाब देना है। इमरान खान एक नया मुल्क बनाना चाहते हैं भाई। वो कह रहा है याद रखें इमरान खान दौरे हाजिर का कायदे आजम है, इस पे क्या जवाब देंगे? कह दें कायदे आज़म अव्वल कह दें, दोम कह दें, सोम कह दें, ट्रिपल कह दें। बल्कि वो अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे पुराने दोस्त होते थे ना, वो कहते थे ये मुल्क छोटा है, हमारा कायद इतना बड़ा है। मैं कि इंडिया को भी शामिल कर लो साथ फिर। एक बात सुनिए, एक महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर उधर चले जाया करो, एक महीने के लिए इधर आ जाया करें। कोई एक फातिमा जना के हवाले से भी बात सुनी है कि खान साहब से मंसूब की जाती है, मुझे नहीं पता वो ठीक है वो या उन्होंने अपनी बहन के बारे में कहा, ये फातिमा जना पोर्ट्रे करना चाहती है, साबित करना चाहती है अलीमा खान के मैं फातिमा जना हूँ। ये क्या चले कहूँ? चले यार चले। अच्छा जी, अगला है जी वकार शाह साहब का सवाल है, वो कहते हैं ईरानी ऑयल अलाउड है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? नहीं अलाउड ना, उसके तो पाबंदी है ना। जैसे भी वक्ती तौर पे उन्होंने खोली थी ना, वो जो खोली थी ना, वो इस तरह था कि उनके जहाज थे समुद्रों के अंदर, ठीक तो है। उन जहाज़ों के लिए उसने कहा था कि ये जिस जिस मंजिल पे जा रहे हैं इसको जाने दिया जाए, ठीक है। और जिस जिस मुल्क ने खरीदे हुए हैं वो खरीद ले उसको। उसके अंदर इंडिया ने भी बहुत फ़ायदा उठाया था। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एक और मज़े की बात भी है, ईरानी जो तेल है वो हमारी रिफाइनरीज में रिफाइन नहीं हो सकता। हमने रशिया से तेल के 2 टैंकर्स लिए थे, अगर आपको याद हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसकी वजह वो 30% भी पैदावार उन्होंने नहीं दी थी। तो इस वजह से हम मजबूर हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर सऊदीज़ और ये अरब तेल जो है वही क्रूड ऑयल जो है वही उस रिफाइन हो सकता है। रिफाइन हो सकता है। मतलब हमारी फैक्ट्रीज उस ऑयल के मुताबिक उस ऑयल के मुताबिक नहीं है, या फिर वो ऑयल सब स्टैंडर्ड होगा। Substandard। आई डोंट नो, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। एक क्रिटिकल फैक्ट्स के नाम से एक है अकाउंट, उसने लिखा है
आपका व्लॉग माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया जी। मेरा सवाल था कि सुनने में आ रहा है कि चेचनिया इस जंग में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। वो ऐवे बातें ही हैं यार। चेचनिया क्योंकि वो रशिया का हिस्सा है, रशियन स्टेट है, तो रशिया क्यों इजाज़त देगा ईरान की जानिब से शामिल होने की बात कर रहा हाँ वही ना, वो क्यों रशिया इजाज़त देगा कि चेचन जो यहाँ पे आके एक नए फटे में पड़े हैं। और चेचन्स को बड़ी मुश्किल से रशिया ने कंट्रोल किया, बहुत मुश्किल से, और पूरे उनकी ना हला के रख दिया था। चेचन बड़े सख्त मिजाज लोग हैं। हाँ, चेचनिया ना वो वाहिद वहाँ पे स्टेट है, सूबा है जिसके अंदर सारा गोश्त हलाल है और दूसरा वहाँ पे अल्कोहल हराम है। अच्छा, अल्कोहल हराम है, ठीक है, चले। अल्कोहल प्रोहिबिटेड है वहाँ पे। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब अगला सवाल, ये मेरे हम नाम है जी, इन्होंने स्पेशली कहा जी फ़ारूक भाई मैं आपका हम नाम हूँ। वह ख़त्म हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। नहीं, बस छोटे छोटे सवाल है। मैं आप लोगों का रेगुलर लिसनर हूँ और मज़ा आता है आप लोगों को सुन के। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, दुनिया यूएसए के सामने क्यों नहीं बोलती, और एक ही बात सब उसके सामने खड़े क्यों पूरी नहीं दुनिया बोल रही है बस। इस मरतबा ये नहीं कहा जा सकता पूरी दुनिया यूएसए के खिलाफ बोल रही है। को एक मुल्क बताएं जस्ट खड़े होने का मतलब वो कह रहे हैं ना, जरा सख्ती से डील करें, खाली बोलने से कुछ हो नहीं सुपर पावर। दूसरी बात ये, अगर खड़े हो गए ना यहाँ पे तो ये तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दोबारा ये कहता हूँ कि चाइना नहीं आ रहा, रशिया नहीं आ रहा, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। एक मरतबा कोई पावर सामने खड़ी होगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, एक दूसरे को मार देंगे मार देंगे सर, फिर नहीं बचते हम। अच्छा जी, इनाम हुसैन साहब का सवाल है, वो कहते हैं कि चॉइस साहब बांग्लादेश के मुतल्लिक भी राय दें। बांग्लादेश में इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में सर्दमैरी दिखाई दे रही है। नहीं, सर्दमैरी नहीं है, ठीक है ताल्लुकात, क्योंकि यहाँ पे और इतने कोहराम बर्पा हुए हैं, इतने बहरान है। इस बहरान के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर क्या फोकस असल में जो इनका प्राइम मिनिस्टर था ना, उसने पिछले दिनों एक ट्वीट कर दी थी जिसके अंदर इसने एक हवाला दे दिया था अपनी पुरानी किसी डेट का कि जिसमें वो पाकिस्तानियों को जालिम साबित करते हैं। तो उसके हवाले से पाकिस्तान में बड़ी वो एक अपोजिशन सी हुई थी थोड़ी सी। चलते रहते हैं वहाँ पे। इतना नहीं, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। बांग्लादेश के पास पाकिस्तान के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है अब। ठीक, इंडिया के पास जाएंगे जहाँ पे सीना वाजिद बैठी हुई है। बिल्कुल सही। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। अपने क्वेश्चंस जारी रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।